हम लोग बात कर रहे हैं राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका पर। किसी भी राष्ट्र के लिए, किसी के लिए भी अगर समाज की उन्नति की हम बात करें तो युवावस्था सबसे महत्वपूर्ण है। और स्वामी विवेकानंद द्वारा भी जब बातें की गई किस प्रकार भारत का विकास हो, किस प्रकार भारत विश्व का नेतृत्व करे, तो उनकी कल्पना में भी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यदि किसी की थी तो युवाओं की थी। युवावस्था वह अवस्था है जब चिंतन में हम अत्यंत सकारात्मक होते हैं। जो बातें इन्होंने कही, अनेक बातें कही, पर जो बातें यहाँ दीवार पर लिखी हुई हैं, स्वयं को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। संघर्ष जितना होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। क्या बताना चाह रहे हैं? यदि ऐसी बातें हम किसी ऐसे व्यक्ति से करें जिसने जीवन में बहुत सारे अनुभव ग्रहण किए होंगे, बहुत सारे क्षण ऐसे आए होंगे जब जैसा वो चाहते थे या जैसी उनकी कल्पना थी चीजें वैसी नहीं रही होंगी, तो निश्चित ही एक प्रकार की निराशा का उदय उनके मन में होगा और जो भी मिलेगा उसको बोलेंगे कि भाई ये संभव नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले एक पत्रकार मित्र हैं, उससे बात हो रही थी, तो उन्होंने पूछा कि भाई आपको देखता हूँ अवकाश के दिन आप बाहर रहते हैं, कोई पटना में नहीं भी रहते हैं, कहीं यहाँ देखता हूँ कहीं वहां देखता हूँ, अब क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं? तो मैंने कहा मैं तो कुछ नहीं, जो करना था वो तो मैं कर ही रहा हूँ, उसके लिए पढ़ाई की, आईपीएस बने, आज नौकरी करता हूँ, लेकिन जो समय मेरे पास है, जिन चीजों ने कभी मुझे प्रेरित किया, यदि केवल मुझ तक सीमित रह जाए तो अपने जीवन को मैं सार्थक नहीं मानूंगा। इतिहास ने मुझे प्रेरित किया, भारत के इतिहास से मैं प्रेरित होता हूँ, बहुत उसके क्रम में मैंने अध्ययन किया, ऐसी चीजों को मैंने जाना जो आमतौर पर लोग जिसकी चर्चा नहीं करते, जिसको जानते नहीं। जब मुझे मेरे मन में ऐसी भावना का उदय हुआ कि इसको लिखना चाहिए ताकि लोग पढ़ें, तो मैंने ब्लॉग लिखना शुरू किया। अब मुझे लगता है एक क्रम और आगे जाकर लोगों से वार्ता करनी चाहिए, क्योंकि एक प्रकार की निराशा को जन्म लेते हुए मैं देखता हूँ। जब भी युवाओं से बात करता हूँ, भविष्य के बारे में बात करता हूँ, वर्तमान के बारे में बात करता हूँ, इतिहास के बारे में बात करता हूँ, तो दो तीन बातें बड़ी वैसी हैं जो हर जगह वही मिलती है। जब बिहार के इतिहास की हम बात करते हैं, भारत के इतिहास की बात करते हैं, तो सभी का एक प्रकार का नैसर्गिक उत्तर आता है कि बड़ा अच्छा था, हमारे पूर्वज ऐसे थे, इस प्रकार के थे। वर्तमान दौर की जब बात करते हैं और भविष्य की बात करते हैं, तो कहीं न कहीं जिस आत्मविश्वास से अपने पूर्वजों की हम बात करते हैं वो परिलक्षित नहीं होता। संघर्ष दिखता है, निराशा दिखती है। जब बात हम करते हैं कि शिक्षा अच्छी होनी चाहिए तो तुरंत उदाहरण प्रस्तुत हो जाते हैं कि देखिए विद्यालय में शिक्षक ठीक से नहीं पढ़ाते, प्रश्न पत्र लीक हो जाते हैं, धांधली चल रही है, रास्ते में लोग मिल जाते हैं जो कहते हैं इतने राशि देने पर तुम्हें परीक्षा पास करा दूंगा, इतनी राशि एकत्रित कर लो ऐसी नौकरी मिल जाएगी। इस प्रकार लोगों से जब सामना होता है तो जो बातें हम लोग पुस्तकों में कल्पना करते हैं, बड़े बड़े वक्ताओं को सुनते हैं, तो बिल्कुल कल्पना मात्र लगती। जब चीजें ऐसी होती हैं कि पूरा परिश्रम करें और जो मिलना चाहिए उस प्रकार की व्यवस्था नहीं दिखती कि उसमें हम प्राप्त कर सकें, तो निराशा जगती है। कहीं इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। निश्चित जो वर्तमान में किसी भी समय चीजें होती हैं उनमें व्यक्ति निराश हो सकता है। स्वामी विवेकानंद के समय भी करीब जब वो रहे होंगे, युवा रहे होंगे और भारत में उस प्रकार की चीजें चल रही थी, अंग्रेजों का शासन था, हर क्षेत्र में अंग्रेजों का आधिपत्य था, और किसी भी राष्ट्र को यदि अंदर से आपको कमजोर करना हो तो उसके चिंतन पर, उसके किस प्रकार से वो लोग सोचते हैं उसको प्रभावित करने का प्रयास उनके द्वारा किया जा रहा है। हमारे धर्म ग्रंथों को निकृष्ट बताया गया, पूजन पद्धतियों को
की आलोचना की जाने लगी। तो बहुत सारी चीजें चल रही थी और एक प्रकार से जो युवा थे उस समय के उनको ग्रहण भी कर रहे थे। आप कलकत्ता में यदि कहीं जाते उस समय और भारतीय वेशभूषा में कहीं जाते तो बिल्कुल ही अपमान के पात्र समझे जाते थे। उनको देखकर जो युवा भी थे अनुकरण कर रहे थे। लेकिन उस परिस्थिति में स्वामी जी ने हार नहीं मानी, निराश नहीं हुए। अकेले व्यक्ति थे लेकिन एक प्रेरणा उनके अंदर जगी जब उन्होंने अपने गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस जी से प्रेरित हुए और प्रेरणा ऐसी अद्भुत जगी कि संघर्ष मार्ग पर निकल पड़े। उन्हें लगा कि यदि केवल भारत में ही बोलूंगा निश्चित प्रभाव पड़ेगा, लेकिन यदि कहीं विदेश में जाकर भारत के धर्म की क्या विशेषता है, भारत के प्राचीन चिंतन की क्या विशेषता है, क्या उत्कृष्टता है, यह स्थापित हो गया तो हमारे युवाओं में आत्मविश्वास जगेगा। उस परिस्थिति में सभी जानते हैं किस प्रकार 1893 में शिकागो में अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन हुआ और लौटकर जब स्वामी जी आए तो एक गाड़ीवान से बात कर रहे थे। उन्होंने युद्धों की बात की, उस समय जो चल रहे थे उससे कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन उस गाड़ीवान को भी इस बात की जानकारी थी कि भारत का एक सन्यासी विदेश गया है और वहां पर भारत के डंका बजाकर आया है। तब उन्होंने कहा कि भारत में धर्म का क्या महत्व है। स्वामी जी की जब बात सुनते हैं तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रेरणा दिखती है, जिसको जागृत करने का वो प्रयास करते हैं, कहीं और की नहीं, हमारे अपने पूर्वजों की है, हमारे अपने शास्त्रों से दिए हुए बातों की है। उन्हीं चीजों में वो प्रेरणा निहित थी जिसने इतनी शक्ति दी कि हम कहने लगे कि हम कमजोर नहीं। आज के समय में यदि कोई युवा के मन में, किसी युवा के मन में इस प्रकार की निराशा जागती है कि बिल्कुल जो भी चल रहा है ठीक नहीं है, तो कहीं ना कहीं सोचना होगा हम कौन थे। प्रेरणा के बिंदु तो वही रखे हैं, लेकिन उनको पलटने की जरूरत है। अगर प्रश्न पलटेंगे नहीं, जानेंगे नहीं हम कौन थे, तो प्रेरित कैसे होंगे? फिर राष्ट्र निर्माण में हमारी क्या भूमिका होगी? तो पहले तो स्वयं को जानना होगा। और हम लोग जैसे अभी राममूर्ति जी जैसे ही शुरू हुए तो मिथिला का परिचय कराया। उत्तर में हिमालय है, दक्षिण में गंगा है, पूर्व में कौशिकी है, पश्चिम में गंडकी है। उस क्षेत्र को विद्या का क्षेत्र प्राचीन काल से जाना जाता गया। क्यों जाना जाता गया? ऐसी क्या बात है मिथिला में जिसके लिए उसे प्राचीन काल से विद्या का क्षेत्र कहा गया? अगर सबसे प्राचीन काल में हम जाएंगे तो वेदों की बात करते हैं, जिसको ज्ञान का भंडार माना जाता है, स्रोत माना जाता है। लेकिन वेदों का भी वह भाग जो सबसे उत्कृष्ट है वेदांत को माना जाता है। उपनिषदों को हम कहते हैं। उपनिषदों को जब पढ़ते हैं तो जो सारी बातें हम यहाँ लिखी हैं उनको हम उन विचारों को प्रकट होते पाते हैं। ध्यान से पढ़ेंगे तो सारी बातें जो हुई हैं मिथिला में हुई। तो यही कारण है कि प्राचीन काल से जिस भूमि में ज्ञान का प्रभाव रहा और बाद में उसने जब पूरे भारतवर्ष को पुलकित किया, तो हम देखते हैं किस प्रकार बिहार में अनेक तत्वों का जन्म हुआ, सिद्धांतों का जन्म हुआ। गणित में जीरो की, शून्य की उत्पत्ति यदि कहीं हुई बिहार की भूमि में हम देखते हैं, जिसमें पूरा गणित आधारित है। जो भी प्रौद्योगिकी का विकास हुआ उसका अगर आधार कहीं है तो इसी शून्य में है, क्योंकि यही हमारे बिहार विकसित हुआ। और वहां का युवा जहां विश्वविद्यालय स्थापित हुए थे, दूर से विदेशों से लोग पढ़ने आते थे, यदि आज निराश होता है, सोचता है जो स्थितियां हैं इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता, तो शायद स्वयं को नहीं जानता। जिस काल में आज की तरह संचार के माध्यम नहीं थे, प्रौद्योगिकी नहीं थी, इस प्रकार की व्यवस्था नहीं थी, अगर उस समय लोगों को आमंत्रित भी करना होता है बड़ी संख्या में तो कितना यत्न करना पड़ता होगा, कल्पना कर सकते हैं। लेकिन उस काल में
विश्व को नेतृत्व प्रदान करने का हम लोगों ने कार्य किया। तो इसी कारण से कोरिया से, जापान से, श्रीलंका से, दक्षिण पूर्वी एशिया से लोग पढ़ने बिहार की ओर आते थे और पूरी परिश्रम करके आते थे। उस समय के लोगों को भी आप देखेंगे शौर्य की भूमि रही। महाभारत काल में बात करें तो जरासंध का प्रभाव कैसा था जानते हैं। इतिहास में जब बात करते हैं तो मगध की स्थापना किस प्रकार हुई हम जानते हैं, लेकिन सब कुछ जानते हुए यदि हम निराश होंगे तो इसका मतलब स्वयं को नहीं जानते। क्षमता जो उस समय ऐसी व्यवस्था को जन्म दे सकती थी आज नहीं दे सकती है क्या? ऊर्जा तो वही है। उन्हीं यशस्वी पूर्वजों के हम वंशज हैं, लेकिन समस्या को जब आज देखते हैं और समाधान नहीं दिखता तो मतलब हम चिंतन नहीं करते। यदि स्वामी जी के विचारों को हम पढ़ेंगे सुनेंगे तो हम पाएंगे पूरे भारत की सभी समस्याओं के समाधान के लिए उन्होंने कहा अपने आप को जानो, स्वयं को जानो, अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप में जानो और जानकर जब उसके लिए प्रयास करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे तो रुकना नहीं है, चलते जाना है। उठो जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। कहने का तात्पर्य यह था कि पूरा पुरुषार्थ करना होगा, सकारात्मक भाव से करना होगा। परिवर्तन तो तय है, परिवर्तन निश्चित है, लेकिन यदि हम मान के बैठ जाएं कि परिवर्तन नहीं हो सकता है तो फिर तो होगा ही नहीं। तो प्रयास करना होगा। जिस समय मगध साम्राज्य स्थापित हो रहा था, क्या कारण थे कि समय के साथ मगध सबसे शक्तिशाली होकर उभरा? यदि हम देखेंगे बिहार की जब बात करते हैं, ज्ञान की भूमि थी, शौर्य की भूमि थी, उद्यमिता की भूमि थी, उस प्रकार की व्यवस्था तब थी। क्यों थी? क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे, जिनके वंशज हम हैं, उन हमारे आज भी वही छोटी बातों में संतुष्ट नहीं होते थे। अगर ज्ञान की बात करेंगे तो केवल भौतिक चीजों तक हम सीमित नहीं रहे। संपूर्ण वेदों में अनेक प्रकार की बातें हैं, प्रार्थनाएं हैं, लेकिन जिस बात के लिए हम मिथिला का स्मरण करते हैं उन मूल चीजों से हटकर गूढ़ तत्वों तक जाने का प्रयास दिखता है, जहां ज्ञान क्या है उसको वास्तविक रूप में हम जान सकें। इस भूमि में दिखती है। जब शौर्य की बात करें तो अनेक व्यवस्थाएं उस समय चल रही थी। जो राज सत्ताएं थी उसमें भी वर्ग थे जिन वर्गों से ही शासक होते, लेकिन उसके विपरीत बिहार में कुछ और देखते हैं। महापद्मनन को शासक बनते देखते हैं जो उस वर्ग से आते थे जिससे किसी और भाग में भारत के उस समय आप कल्पना नहीं कर सकते थे कि शासक हो सकते हैं। तो विचारों में एक बृहत्ता थी, चिंतन में एक फ्री थॉट जिसको हम कह सकते हैं, अलग प्रकार से सोचने की प्रवृत्ति दिखती है, कुछ अलग करने की, कुछ अलग चिंतन की प्रवृत्ति दिखती है, जो बातों के गुण तक जाना चाहती है, जो सामर्थ्य को पहचानती है और सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ने की ओर तत्पर है। यही कारण है कि जब धर्म का प्रकाश फैलता है दूर दूर तक, देशों तक पहुंचता है। उस समय भी जब साम्राज्य उदय होगा, शक्तिशाली होगा, तो निश्चित मन में अहंकार जागेगा। बृहद सोच ने जन्म दिया, परंतु कुछ समय के बाद नंद साम्राज्य में जब धनानंद का राज्य आया, राजा हुए और अलक्षेत्र का आक्रमण हो रहा था, कौटिल्य उस समय घूम रहे थे, दमनशील थे, तक्षशिला के आचार्य थे, जानते थे किस प्रकार से पश्चिम से आक्रमण हो रहा है, यूनानी सेना पहुंच रही है। तब उन्होंने देखा यदि भारत को एकत्रित किया जाए और समेकित रूप में भारत प्रत्युत्तर दे तो यूनान की सेना हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकेगी, परंतु यदि हम खंड खंड में आपस में बटे रहे, आपस में संघर्ष करते रहे तो एक एक करके समस्त भारत पराक्रांत हो जाएगा। ऐसा ही होता रहा। अलक्षेत्र का प्रवेश हुआ, पश्चिम के अनेक छोटे छोटे राज्य, गणराज्य उनको पराजित करता हुआ बढ़ता जा रहा था।
जब गंगा पार करने की बारी आई तब मगध के बारे में जो किंवदंतियां थी, मगध की सैन्य शक्ति के बारे में जो किंवदंतियां थी, उनका प्रसार यूनान की सेना में होने लगा। कितने अश्व हैं, कितने हाथी हैं, कितनी पैदल सेना है, किस प्रकार के शस्त्र हैं। जब सेनाएं चलती हैं तो उनके सूर्य में, उनके धूल में सूर्य भी छिप जाता है। जब इस प्रकार की किंवदंतियां चली तो यूनान की सेना को लगा कि ऐसी सेना का तो हमारा साक्षात्कार हुआ ही नहीं। भारत जीत के आए, अलग अलग क्षेत्र में अपनी विजय पताका लहराते आए, लेकिन अब सामना मगध से होता है और थक चुके थे, काफी दूरी तय कर चुके थे। उस परिस्थिति में उन्हें लगा यदि सामना मगध से होगा तो निश्चित है वो अंतिम युद्ध होगा और हम वापस नहीं जा पाएंगे। तो एक प्रकार का विद्रोह पूरी यूनानी सेना में हुआ। अलगक्षेत्र ने पूरा प्रयास किया किस प्रकार सैनिकों को मनाया जाए। स्वयं रूठ गए, 3 दिनों तक शिविर से नहीं निकले, लेकिन जो स्वयं को ईश्वर का पुत्र बताता था उसको ये मगध के शौर्य के समक्ष वापस जाना था। लेकिन वहां तक जो पहुंचे थे, यदि मगध का शौर्य अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुआ होता तो अखंड भारत के साम्राज्य का निर्माण करने में सक्षम था। तो जो पश्चिम के जो गणराज्य और राज्य पराजित हुए, जो लोग मारे गए, वह भी नहीं हुआ होता। इसी विचार को लेकर तब चाणक्य ने परिकल्पना की और एक एक करके धीरे धीरे किस प्रकार जो असंभव था उन्होंने संभव कर दिया। पाटलिपुत्र को केंद्र बनाकर एक अखंड भारत के साम्राज्य का निर्माण हुआ, जो कि नंदों की सोच उस समय उसके लिए तत्पर नहीं थी। सत्ता में परिवर्तन हुआ, एक नए शासक के रूप में चंद्रगुप्त का मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। चीजें बदल सकती हैं। एक व्यक्ति के मन में भी यदि प्रेरणा जग जाए, कुछ करना है, परिवर्तन हो सकता है। खुद को कमजोर समझना ही सबसे बड़ा पाप है। यदि हम अनेक प्रकार की निराशाओं को देखते हैं, अब जैसे आजकल मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे युवाओं की बातें तो करता ही हूँ, युवाओं से ऑब्जर्व भी करता हूँ क्या चल रहा है, क्या कारण है कि जिस क्षेत्र में इतने यशस्वी पूर्वज थे, ऐसी विशेषताएं थी, आज स्थिति यह है कि परीक्षा पास करनी हो तो भी लग जाते हैं कि भाई किस प्रकार का कोई सेटिंग हो जाए। अभी परीक्षाएं चल रही हैं, सब इंस्पेक्टर की परीक्षा चलती है। अक्सर जो लोग मिलने आते हैं उसमें अधिकांश लोग ऐसे भी मिलने आते हैं जो चाहते हैं किसी प्रकार की कोई पैरवी लग जाए और वे सब इंस्पेक्टर बन जाए। अरे भाई, जिस भूमि में कभी तुम्हारे पूर्वजों ने ऐसी प्रेरणा स्थापित की कि पुरुषार्थ करो, परिश्रम करो, कोई लक्ष्य असाध्य नहीं है, उनके वंशजों में किस प्रकार का व्यवहार, और फिर किस राष्ट्र निर्माण की बात करेंगे यदि हम स्वयं नहीं बदलेंगे। तो पहले तो खुद को समझना होगा कि हम क्या थे, और उसके बाद यदि हम कुछ भी भूमिका समझते हैं अपनी, तो प्रारंभ तो स्वयं से करना होगा। निश्चित करना होगा कि इस प्रकार की चीजों में मैं नहीं जाऊंगा। यदि लक्ष्य को प्राप्त करना है तो उसके लिए परिश्रम करूंगा, पुरुषार्थ करूंगा, याचना नहीं करूंगा, कोई ऐसा माध्यम नहीं ढूंढूंगा जो बिना परिश्रम के हो। जब ऐसा होगा तो निश्चित ही जिन पूर्वजों से हम प्रेरित होते हैं उनके संदेश को हम आगे वाली पीढ़ियों में नहीं ले जा पाएंगे। स्वामी जी क्या बात करते थे कि जब भारत के युवा निराश होने लगे तो उन्होंने कहा निराश होने की तो आवश्यकता है ही नहीं, सारे सृष्टि की सारी शक्तियां तो तुम लेके बैठे हो, लेकिन आंखों पर पट्टी बांध के यदि आप कहें कि बहुत अंधेरा है तो अंधकार कहां मिटेगा। उपनिषद का एक मंत्र है जो कई लोगों ने निश्चित सुना होगा, घर में पूजा होती है हम सुनते हैं, और अक्सर जब युवाओं से बात करता हूं, स्वामी जी भी उस मंत्र से बहुत प्रेरित हुए।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसका यदि तात्पर्य हम समझ गए तो क्रांति आ जाएगी। पूरे जीवन के दर्शन को, चिंतन को परिवर्तन करने की क्षमता यदि कहीं है तो इसी मंत्र में समाहित है, श्लोक में समाहित है। कितने लोग सुन चुके हैं श्लोक को, बताइए? काफी लोग सुने हैं। कितने लोग इसका अर्थ जानते हैं? एक व्यक्ति जानते हैं, तो इसको मैं स्पष्ट करता हूं। सीधा सीधा इसका मतलब यही है कि जो पूर्ण था, पूर्ण मतलब कंप्लीट, वो पूर्ण ही है, पूर्ण ही रहता है और पुनः पूर्ण में ही विलीन हो जाता है। जो कंप्लीट है, इट रिमेन्स कंप्लीट एंड गोज बैक टू द कंप्लीट। मतलब क्या है? ऋषि की कल्पना है। कल्पना इस प्रकार की है कि जैसे यदि किसी धातु को हम खंडित करें, स्वर्ण का टुकड़ा पड़ा उसको खंडित करते जाएं, तो छोटे से छोटा कण होगा, उसके गुण क्या होंगे? निश्चित उसी धातु के ही गुण होंगे, जिसको हम काटेंगे वही गुण वहां मिलेंगे। तो जब बात हम इस प्रकार की करें कि आत्मा परमात्मा का ही अंश है, उसकी कल्पना क्या है कि परमात्मा को यदि खंडित किया गया जाए छोटे छोटे भागों में, तो उनके अंश जो है वो आत्मा है, जिसको लेकर हम स्वयं को एक आत्मा के रूप में मानते हैं। बाकी चीजें बदलती रहती हैं, लेकिन आत्मा यदि परमात्मा का अंश है तो उसमें क्या गुण होने चाहिए? निश्चित जो पूरे सृष्टि का संचालन करती है वह शक्ति, जिसे परमात्मा कहते हैं, असीम है। शक्तियां भी असीम है, तभी पूरी सृष्टि का संचालन करने का स्रोत वही है। लेकिन उसके अंश मात्र में भी, जिसको आत्मा कहते हैं, निश्चित है कि गुण वही है। जिस दिन हम समझ गए, तो जब वेदांत की बात करते हैं, इसी बिहार की भूमि में जब ऋषियों ने कल्पना की तो उन्होंने कहा तत्त्वमसि, तुम वही हो। अहम ब्रह्मास्मि, ये सारे जो महावाक्य हैं अपने बिहार के दिन उपनिषदों में कल्पना की गई। किस प्रकार के भावों को जागृत करने का प्रयास किया गया? बताया गया कि भाई सारा सामर्थ्य तो तुम्हारे पास ही है। जो पूर्ण है वह पूर्ण ही रहता है और पुनः पूर्ण में विलीन हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि जो गुण है, जो पूर्ण में जो गुण होते हैं, वो सदैव रहते हैं। और हमारे जो जीवन का लक्ष्य है, जब हम कहते हैं मोक्ष प्राप्त करना है, उस पूरी जीवन रूपी यात्रा का जो अंत है, उस पूर्णत्व की अनुभूति है जो हम हैं। लेकिन यदि हम जान गए युवावस्था में, तो आप कल्पना कर सकते हैं कितनी सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर आएगी। यदि हम चिंतन करने लगे, मनन करने लगे हमारा सामर्थ्य क्या है, तो पाएंगे कि हमारा सामर्थ्य तो असीम है। और तब जब समस्या हमारे समक्ष प्रकट होगी, तो भाव वही जगेगा कि जितना संघर्ष होगा, विजय में उतना ही आनंद आएगा। तो जिन चीजों से प्रभावित होकर नकारात्मक हो सकते हैं, उनको नकारात्मक नहीं होते हुए अपने सकारात्मक दृष्टिकोण से हम देखेंगे। और जब कोई कहेगा कि नहीं हो सकती, तो हम कहेंगे थोड़ा प्रयास तो करो, चीजें बदल सकती हैं। यदि आपको लगता है कि बिहार में शिक्षा का प्रसार उस प्रकार से नहीं होगा, तो उसके उदाहरण के लिए विवेकानंद जी, एक शिक्षक किस प्रकार क्रांति कर सकता है, उसके साक्षात उदाहरण बैठे हैं। मैं मोहनपुर विद्यालय गया और मैंने देखा है किस प्रकार एक, जिसको हम कहते हैं राजकीय विद्यालय, उस प्रकार की एक परंपरा का प्रारंभ होना, जिसको आमतौर पर हम राजकीय विद्यालयों में नहीं पाते हैं। एक व्यक्ति की प्रेरणा काफी परिवर्तन कर सकती है। आवश्यकता चिंतन की है, सकारात्मक चिंतन करने की है, योगदान करने की है, और प्रेरणा ग्रहण करने का स्रोत कहीं और नहीं। अपने बिहार के इतिहास में झांकेंगे तो सारे ऐसे स्रोत हैं जो हमें इतना प्रेरित कर सकते हैं कि हम स्वयं परिवर्तन के वाहक बन जाएंगे। हम स्वयं स्थापित हो जाएंगे, हम कहेंगे कि कोई चीजें बदल सकती हैं।
दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता है। युवाओं को आज अगर हम देखते हैं तो क्या पाते हैं, जिस बिहार में शिक्षा का प्रसार होना चाहिए, यदि हम कहें कि ठीक है चलिए हमारे व्यवस्था में कुछ कमी है, शिक्षक नहीं है, महाविद्यालय में प्रोफेसर नहीं है, कमी रहेगी, कमी कब नहीं रही, आदर्श व्यवस्था शायद नहीं रही होगी, लेकिन यदि हम आदर्श स्थापित करना चाहते हैं तो किसने रोका है? उस पर यदि हम सोचते हैं कि हम नहीं कर सकते तो निश्चित ही हमें पुनः सोचना होगा। चीजें एक दिन में नहीं बदलेंगी, लेकिन यदि प्रयास करेंगे तो हमने देखा किस प्रकार चिंतन में थोड़ा परिवर्तन करने से एक व्यक्ति की प्रेरणा ने नंद साम्राज्य का पतन कराकर अखंड भारत का निर्माण कर दिया। शक्ति तो वही है। जब समय था सारे युवा निराश हो रहे थे, स्वामी विवेकानंद के जो भाव जगे तो समस्त भारतवर्ष के युवाओं को उन्होंने ऐसा ऊर्जान्वित करने का काम किया, आज तक उनको प्रेरणा स्रोत के रूप में हम देखते हैं, पूछते हैं, उनसे प्रेरणा ग्रहण करते हैं। कारण है कि प्रेरणा के स्रोत कहीं और नहीं थे, अपने ही संस्कृति के थे, हमारे थे, निश्चित हम प्रेरित होंगे। आज भी यदि हम कहीं निराश होते हैं, अभी कुछ दिनों पहले स्वामी विवेकानंद जयंती थी, पटना में एक कार्यक्रम में था, ऐसे ही काफी युवाओं से पटना में हर क्षेत्र के रहते हैं, पूरे बिहार से आते हैं, उनसे बात हो रही थी, तो बातें मैंने की। सबसे पहले जो सफलता के सूत्र हैं क्या होते हैं, किस प्रकार की चीजों से अक्सर मैं बोलता हूँ, काम शुरू करते नहीं भय से नीचे लोग, मध्यम त्यजते बीच में देख विषम संयोग, पर उत्तम वे लोग जो हर दुर्गम पथ झेल, दृढ़ता से बढ़ते सतत बाधाओं को ठेल। आप किस कैटेगरी में अपने आप को पाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, स्वयं निर्णय लीजिए। तब मैंने पूछा वही बात, बिहार का अतीत क्या था, अच्छे उत्तर मिले। वर्तमान बढ़िया है सर, भविष्य कितने लोगों के मन में विश्वास है उज्जवल होगा। जब पूछा तो बड़े संकोच के साथ देखा मैंने 3 हाथ उठे, वो भी धीरे धीरे उठे कि भाई, तो मेरी कई बार प्रयास रहता है कि यदि आपने हाथ उठाया है तो किस कारण से उठाया मैं पूछूंगा भी। तो जब उनसे उसी प्रकार से मैंने प्रश्न किया कि भाई आपने कहा कि आपको विश्वास है कि बिहार का भविष्य उज्जवल होगा, तो उन्होंने कहा नहीं, मतलब क्या आपको लगता है होगा? फिर थोड़ा घबराए, नहीं समस्या तो है, लेकिन जब इतिहास इतना अच्छा तो भविष्य अच्छा क्यों नहीं हो सकता? अच्छा ईमानदारी से बताइए, आप भी जैसे हम बैठे हैं सभा में, सब लोग अलग अलग परिवेश से आते हैं, अलग अलग सबका साक्षात्कार समाज में होता है। अतीत के बारे में हम जानते हैं, ज्ञान की भूमि थी, मिथिला की बात हुई, शौर्य की भूमि थी, उद्यमिता की भूमि थी, दक्षिण पूर्वी एशिया में पूरे देश बसे हमारे बिहार के नगरों के नाम पर। वर्तमान भी हमसे अछूता नहीं है। यदि शिक्षा की बात करें, किस प्रकार विद्यार्थी क्या करते हैं, क्या किस यत्न में लगे रहते हैं, सभी परिचित जानते हैं। उद्यमिता की बात करें, वही बात आती है, जहां ऊर्जा लगनी चाहिए वहां नहीं लगती। समाज की बात करें तो खंड खंड में बटे हैं, छोटे छोटे वादों से ग्रसित हैं, स्वयं को अपनी जाति में जोड़कर उस प्रकार से देखते हैं जिससे समाज का निर्माण हो ही नहीं सकता। आपस में संघर्ष किए पड़े हैं, सहयोग की भावना तो है ही नहीं। तो वैसी परिस्थितियों को देखते हुए यदि प्रश्न हो कि बिहार का भविष्य कैसा होगा, तो कितने लोगों के मन में क्या कारण है जिससे आपको ये विश्वास है? ठीक है, बैठे। और कोई इधर से? जी बताइए। विकास के विभिन्न काल में बहुत कम ऐसे लोग रहे हैं जो क्रांति के बाद है, और वर्तमान में आप जैसे लोग हैं जो क्रांति कर रहे हैं। बताइए आप पीछे। ये इसीलिए लगता है कि बिहार का भविष्य अच्छा
हम युवा बैठिए। जी आप खड़े हुए थे। और बहुत सारे स्कीम यहाँ पाए जाते हैं और इनमें दक्षता है। यहाँ भी अगर बिहार के वर्कर नहीं हो, बिहार के स्टाफ नहीं हो या बिहार के इंजीनियर नहीं हो, माना जाता है वो प्रोजेक्ट क्लियर नहीं होता है। तो यहाँ दक्षता है। और मार्टिन लूथर किंग ने कहा था अगर उड़ नहीं सकते हैं तो चलिए, दौड़िए, दौड़ नहीं सकते हैं तो चलिए, चल नहीं सकते तो नहीं। तो आगे बढ़ने की प्रवृत्ति बिहार में सबसे ज्यादा है, इसलिए हमें संभावना है कि हम लोग कुछ कर सकते हैं। जी बैठिए। जी बिहार का भविष्य उज्जवल तभी हो पाएगा, इसके प्रमुख कारण है। सबसे पहला कारण यह है कि वर्ग सापेक्ष और उम्र सापेक्ष के अनुसार जिसे हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बोलते हैं वह होनी चाहिए। लोगों के बीच लैंगिक विभेद समाप्त होनी चाहिए। थर्ड नंबर, सबको समानता का अधिकार होना चाहिए। होना चाहिए तो होना ही चाहिए, लेकिन क्या होगा ये सब जब तक नहीं होगा बराबर, जब तक हम बिहार का भविष्य नहीं लोगों को रोजगार मिलेगा। मेरा प्रश्न वो नहीं है, तो होगा। आपके मन में विश्वास है कि हो सकेगा? जी, मेरे मन में पूरा विश्वास है। बस यही उत्तर चाहिए। तो सृष्टि की कोई शक्ति नहीं रोक सकती बिहार के भविष्य को। यही स्वामी जी का भी संदेश है। स्वयं की ऊर्जा को, स्वयं की क्षमता को समझ जाए और उससे दूसरों को प्रेरित करना प्रारंभ कर। समस्या की जड़ तो आपने बताए, लिंग भेद है, जाति भेद है, हम खंड खंड में बटे हैं, समग्र होकर चिंतन नहीं कर पा रहे हैं, संघर्ष में उलझे पड़े हैं, सहयोग की भावना से हम आगे नहीं चल रहे। छोटे छोटे बातों में ग्रसित होकर चिंतन जहां जाना चाहिए था, ऊर्जा जहां जानी चाहिए थी, नहीं जा पाए। समस्याएं हैं, लेकिन समस्याओं का समाधान करने को दूसरा तो आएगा नहीं, करना तो हम ही को है। और यदि हम स्वयं में तय कर लें कि हम मिलकर बिहार का भविष्य उज्जवल करेंगे, उसके निमित्त हर संभव प्रयास करेंगे और हम जाकर दूसरों को जगाएंगे, तो असंभव कहां रहेगा। लेकिन आवश्यकता है ऐसे प्रेरित लोगों को जागृत करने की। स्वामी जी का भी कहना था कि 100 लोग भी ऐसे हुए जो निस्वार्थ भाव से, पूरे समर्पण के भाव से, भारत के प्रति श्रद्धा के भाव से चिंतन करें और अपना योगदान दें, सकारात्मक योगदान दें, तो भारत को पूरे विश्व का गुरु बनाने से कोई रोक नहीं सकता। उसी भावना के क्रम में यदि हम निराश होते हैं व्यवस्था को देखकर, यदि हम निराश होते हैं जाति भेद से, लिंग भेद से, तरह तरह की बातों से, उत्तर यही होगा, स्वयं को जागृत करना होगा, प्रेरित होना होगा अपने पूर्वजों से, उनकी कृतियों से, उनके कृतित्वों से, उनके विचारों से। लेकिन प्रेरणा अपने तक सीमित नहीं रहे, दूसरों को भी प्रेरित करना होगा। और जब हम करेंगे तो एक के बाद एक ज्योत जलने लगेगी और जो क्षमता प्रकाश में है, अगर हम सोचते रहे, कहते रहे अंधकार है, अंधकार नहीं मिलेगा। एक छोटी सी तीली जब जगती है, इतने बड़े कक्ष में भी इतना प्रकाश आ जाता है कि दिखने लगता है। बदलेंगे, चीजें बदलेंगी, निराश नहीं होना है। राष्ट्र निर्माण में युवाओं की सबसे बड़ी भूमिका यही है कि निराशा के भावों को जागृत नहीं होने देना है, सकारात्मक प्रयास करते रहने हैं, क्योंकि युवावस्था ही वह अवस्था है जिसमें नवीन चिंतन की क्षमता है, जिसमें चीजों को नए रूप से देखने की दृष्टि है और उस क्षमता को बनाकर आगे चलते जाना है। आज के समय में यदि हम समझ लें हम क्या थे, निर्णय ले लें हमें क्या करना है, किस प्रकार चलना है, निश्चित हम पहुंचेंगे। लेकिन जैसे कोई शिल्पकार जब आकृति का रूप देना चाहे, छेनी हथौड़ी से बनाना प्रारंभ कर दे, कुछ समय के बाद यदि फिर से उसे लगे कि आकृति ठीक नहीं बन रही और वो चाहे कि मैं परिवर्तन करूं, तो आकृति में परिवर्तन संभव नहीं हो। युवावस्था वैसी अवस्था है जिसमें जीवन के मेरे लक्ष्य क्या होंगे उनको तय करें, समझें, उनके लिए परिश्रम करें और परिश्रम करते हुए जब आगे बढ़ेंगे, कहीं भटकेंगे नहीं, कहीं भ्रमित नहीं होंगे, तो जिस आकृति को हम
आज कल्पना जिसकी हम कर रहे हैं उसको करने में सक्षम हो सके। यदि हम कल्पना कर रहे हैं, मन में जानते हैं, मानते हैं, विश्वास रखते हैं कि बिहार का भविष्य उज्जवल हो सकता है, तो उसके निमित्त मेरी क्या भूमिका होगी इस पर भी चिंतन करना होगा, सोचना होगा। और हर व्यक्ति में असीम शक्ति है, वो स्वयं संपूर्ण परिवर्तन का वाहक बन सकता है। प्रेरणा के केंद्र अपने आसपास विद्यमान है। मंच पे भी जो लोग बैठे हैं सभी अपने आप में किसी न किसी प्रकार की प्रेरणा दे रहे हैं। साई की रसोई की आप बात कर लीजिए, विवेकानंद जी की बात हमने की, जो प्रेरणा जगी जिसके कारण इस प्रकार की वार्ता करने को आयोजित करने का प्रयास हुआ शशि जी के द्वारा, राममूर्ति जी के द्वारा। प्रयास यही है कि मिलजुल कर लेट्स इंस्पायर बिहार, हम सबको प्रेरित करें, प्रेरणा को बांटें। प्रेरणा कहीं और से नहीं ग्रहण करनी, प्रेरणा तो हमारे पास विद्यमान है, समझने की जरूरत है। समझ गए, जाग गए, लोगों को जगाना हमने प्रारंभ कर दिया तो समस्या नहीं रह जाएगी। स्वामी जी ने भी यही कहा। और संघर्ष जितना होगा, आप जब शुरू करेंगे तो लोग कहेंगे कि भाई ये क्या कर रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं, इतनी समस्या है, वो तो कहेंगे। लेकिन सकारात्मकता इतनी हो कि हर नकारात्मकता पर हावी हो, उस पर प्रभावी हो, उसको कुचलते हुए हम आगे बढ़ते जाएंगे तो निश्चित अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। मिलकर यदि हम संकल्प लें कि हम बदलेंगे तो इस कक्ष में जितने लोग हैं उनका प्रकाश इतना होगा, उनका प्रभाव इतना होगा कि चीजें बदल जाएंगी। जब निकलेंगे मन में संकल्प को लेकर और उसको बांटेंगे, हर व्यक्ति उस जागृत पुंज का रूप होगा जो सृष्टि को संचालित करती है। ऊर्जा तो वही दृष्टि देने का स्वामी जी ने भी प्रयास किया कि कहीं भी अपने आप को कमजोर मत समझना। स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। और जब समस्याओं को देखकर, जटिल समस्याओं को देखकर निराश होते हैं तो कहीं ना कहीं हम स्वयं को नहीं जानते। यदि स्वयं को जान गए तो समस्या रही नहीं जाएगी, किसी प्रकार के वार्ता की आवश्यकता नहीं होगी, संबोधन की आवश्यकता नहीं होगी। स्वयं को जानेंगे, समझेंगे और अपने कर्तव्यों को करेंगे। और राष्ट्र निर्माण में सबसे बड़ी भूमिका यही है, स्वयं को जानो। और एक बार जान गए तो स्वयं तक सीमित नहीं रहो, उस प्रेरणा का प्रसार करने का प्रयास करो। मिलजुल कर हम बढ़ेंगे तो जो भी इतिहास में कुछ ऐसे क्रम हुए जिसके कारण जो प्रगति होनी चाहिए थी, नैसर्गिक रूप में जिस प्रकार के ज्ञान का उदय होना चाहिए था, जहां कभी उपनिषद लिखे गए, विश्वविद्यालय स्थापित हुए, यदि आज के विश्वविद्यालयों में पढ़ाई नहीं हो पा रही, प्रेरणा नहीं जागृत हो पा रही, लोग परिश्रम से दूर भागते हैं, तो समस्या कहीं न कहीं जरूर है। लेकिन समस्या को दूर करने के सामर्थ्य भी हमारे पास है। उसको लाना होगा, जागृत करना होगा, जो दिग्भ्रमित हुए हैं उनको प्रेरित करना होगा। और यदि हम विश्वास के साथ प्रयास करेंगे, सफलता में संदेह नहीं, मुझे तो कदापि नहीं है। निश्चित आपकी बातों से मानता हूं कि मन में उस प्रकार का विश्वास सभी के पास है। निवेदन यही है, चिंतन यही है कि प्रेरणा को केवल स्वयं तक सीमित न रखें, उसको बढ़ाएं, लोगों तक विस्तृत करें, उसको प्रसारित करें और मिलजुल कर अपने समाज के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति जो भी हमारा दायित्व है, आंशिक ही सही सकारात्मक निस्वार्थ योगदान हम दें। चीजें बदलेंगे, परिवर्तन की क्षमता रखते हैं। सभी को इसी भाव के साथ स्वामी जी को नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं और कहना चाहता हूं, जो प्रकाश हमारे अंदर स्थापित है उसको ग्रहण करते हुए औरों को प्रकाशित करने का काम हम करें। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इस सभागार और स्वामी विवेकानंद मंच और बेगूसराय के सभी 18 प्रखंड, लगभग 17 प्रखंड से कुछ लोग हैं, सभी से निवेदन करता हूँ पहले 10 मिनट आप लोग यहाँ बैठे और कहा यज्ञ कांड बड़ा पवित्र होता है। ये बहुत अच्छे उद्देश्य से हम लोग जमा हुए हैं और यहाँ इस कार्यक्रम में भोजन व्यवस्था है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ भोजन का